असलम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शेर सिंह की अवाम। आजकल एक सवाल पूछा जा रहा है कि जब बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स उठ के इनकलाब ला सकते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ही क्यों नहीं हो सकता, और हमारे शहर कराची में क्यों नहीं हो सकता। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, मगर लोग शायद ये भूल जाते हैं कि 1985-86 के अंदर जब सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की एक स्टूडेंट शाइस्ता ज़ादी को एक बस से कुचल दिया था, उसके ख़िलाफ़ खड़े होने वाले भी तलबाई थे, और उन तलबाओं ने उस इलाके के, जिसमें लड़कियां और फिर लड़के, सब ने मिलकर एक एहतजाज ऐसा बर्पा किया जो बाद में एक सियासी तहरीक बन गया। और उस वक्त MQM जो एक नई जमात बन के उभरी थी, उसने इस एहतजाज के साथ मिलकर अपना सियासी लोहा बनवाया। वो अलग बात है कि MQM ने फिर उस सियासत के ज़रिए महाजर कौम को या कराची के लोगों को कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान पहुँचाया, या उसके ऊपर जो स्टेट के ऑपरेशन किए गए उससे क्या नुकसान हुए कि आज कराची या शहरी सिंध के लोग सियासत से बिल्कुल डिसइनफ्रेंचाइज होकर बैठे हैं। डिसइनफ्रेंचाइज का मतलब ये कि वो सियासी अमल में अपना किरदार अदा नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि कराची के अंदर सियासत में आपको एक भूचाल सा नज़र आता है, एक गैप सा नज़र आता है, वैक्यूम सा नज़र आता है, और हर इलेक्शन के अंदर वोट कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्यों इस पाकिस्तान को अंबानी, बिरला, टाटा नहीं मिल सकते। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अंबानी, बिरला या टाटा जैसे लोग मौजूद नहीं थे, मगर उन सब को 1972 में भुट्टो ने जब उनकी कंपनियों को नेशनलाइज किया, उनको ख़त्म कर दिया। अगर उस वक्त ये नेशनलाइजेशन LFO के तहत नहीं हुई होती तो उस वक्त जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे, शायद दाऊद, हबीब, हाशमानी और बहुत सारे ग्रुप थे, आदम जी, जो उस वक्त वो काम कर रहे थे जो कि बड़े सगीर के अंदर कोई और नहीं कर रहा था, तो शायद आज वो लोग भी अंबानी, बिरला, टाटा बन के उभर रहे होते, वली का। मगर आपने उस वक्त LFO लगा के, भुट्टो ने, जिसको जमहूरियत का बाप कहा जाता है, उसने इस सब को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। यानी पाकिस्तान जो उन ऊंचाइयों पर जा रहा था कि जो इंटरनेशनल लोगों को अपने जहाज़ डोनेट कर रहा था, अपने टेक्नोलॉजी डोनेट कर रहा था, उन सबको आपने एक LFO के तहत बर्बाद कर दिया। तो आज ये सवाल जब पूछा जाता है कि पाकिस्तान में अंबानी, बिरला, टाटा नहीं पैदा होते, इसकी वजह यही है कि आपने जो फाउंडेशन उनको मिल रही है, जैसे अंबानियों की, बिरला, टाटा की फाउंडेशन 1947 से थी, आपने हमारे बिजनेसमैनों की जो ख़ास तौर पे बिलखुसूस हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे, उनकी जड़ें ख़त्म कर दी, तो ज़ाहिर बात है वो कैसे उनका मुकाबला कर पाएंगे। तो ये दो सवाल कि पाकिस्तान का, कराची का यूथ क्यों नहीं खड़ा हो सकता। खड़ा हुआ था, मगर उसका नतीजा आपके सामने है। कुछ कहते ना दुश्मन जालिम था और कुछ हम भी जालिम थे। आज वो MQM मौजूद है, वो कितना इंसाफ कर पा रही है। ये आज जो लीडरान आपको सामने दिख रहे हैं, ये सारे यूथ लीडरान ही थे जो APMSO यानी एक यूथ मूवमेंट से उठ के MQM के लीडर बने थे। आज वो कितना इंसाफ कर पा रहे हैं आपके साथ, ये सवाल तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसके जज आप बेटर है। और क्यों कि हमारे लोग अंबानी, बिरला, टाटा क्यों नहीं बन पाए, उसका भी जवाब सवाल मैं आप पे छोड़ देता हूँ। एक आखिरी बात जो कहने को चाहे, दिल तो बहुत चाहता है, बट सोचते हैं कि रुक जाएं, कि बार बार एक सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो संभल क्यों नहीं पा रही। भाई आप जब कहते, हमारी इंग्लिश में मिसाल है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, जब तक कि आप पाकिस्तान के सही माशी फैसले नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। सीधी सी बात है, इतने बड़ा SIFC है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मगर उस SIFC के अंदर कराची के मसाइल के प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं मौजूद हैं। क्योंकि कराची को अगर आप डेवलप कर देते हैं तो आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स खुद ही लेके आ जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि कराची के लोगों को कोई टैक्स रिलीफ दे दें या उनको किसी इनकम सपोर्ट फंड के तहत कुछ दे दें, मगर आप ये तो कर सकते हैं ना कि SIFC के अंदर कराची के जो प्रोजेक्ट्स, जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कराची में आके इन्वेस्ट करें ताकि पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो, वो तो डाल सकते हैं ना। वो क्या, जैसे कि बिजली के मसाइल पर प्रोजेक्ट्स हों, K4 हों, KCR हों, और इस तरह के दूसरे प्रोजेक्ट्स, पानी के मसले जो हल कर सकते हों, या सिक्योरिटी के मसले कर सकते हों, या ट्रांसपोर्टेशन के मसले हल कर सकते हों, इसको डालने में क्या प्रॉब्लम है। इससे तो कोई
صرف کراچی کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، اس سے تو کراچی کے اندر رہنے والے تمام قومیتوں کا فائدہ ہوگا، جس سے بالخصوص اور بالآخر پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں اس طرح ہماری سوچ نہیں جاتی۔ یہی بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ شاید اس لیے کہ ایک سوچ آ جاتی ہے کہ جیسے کہ ہم صرف کراچی میں انویسٹ کیوں کریں، آپ کو اچھا لگے نہ برا لگے، کراچی پاکستان کا پورٹ سٹی ہے۔ آپ باقی جہاں پر بھی انویسٹ کر رہے ہیں 70-75 سالوں میں، اس کا ریٹ آف ریٹرن آپ کے سامنے ہے۔ کراچی نے ہمیشہ پاکستان کو ایک اچھا ROI کر کے دیا ہے۔ خیر، یہ تو ہم چیختے رہیں گے، کہتے رہیں گے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی اشرافیہ کو اتنی سی بات ہضم کیوں نہیں ہو رہی، مان کیوں نہیں رہے۔ آپ سمندر تو لے کے جا نہیں سکتے کہ کراچی کے اندر پیسہ لگانے سے آپ پورے ملک کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہاں پہ کچھ رہنے والے لوگوں کا نہیں۔ تو مجھے امید تھی کہ SIFC کے اندر کراچی کے کچھ پروجیکٹس کو ڈال دیا جائے گا۔ اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب شجر کاری پہ ہم نے بات کی، بہت سارے لوگوں نے اور کی، تو کراچی کی تمام جماعتوں نے، خاص بالخصوص MQM کو میں نمبرز دوں گا کہ انہوں نے شجر کاری پہ کام شروع کیا، اور IPP کے جو مسائل ہیں اس پر MQM نے بالخصوص بہت زوردار طریقے سے آواز اٹھائی۔ کاش یہ MQM بہت اور کام بالخصوص زوردار طریقے سے کر سکیں اور اپنے اندر وہ جدت پیدا کر سکے کہ جب وہ بات کر رہے ہوں جس طرح کے کچھ لوگ ان کے اندر کر رہے ہیں، تو شاید ان کی بات کو حکومت یا اشرافیہ مزید سیریس لینا شروع کر دیں۔ بہرحال پاکستان سب کا ہے۔ جس طرح ارشد ندیم، جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں پنجابی ہے، جٹ ہے، اس نے بارڈر جیتا اور وہ اس کو پنجابی جٹ کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو اس کو پاکستانی دیکھتے ہیں۔ ہم نے کبھی کراچی میں رہ کے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان میں کون سا حصہ ترقی کر رہا ہے، ہم پاکستان کے لیے خوش ہوئے، مگر کبھی کبھار یہ فیلنگ آتی ہے اور جب ہم لوگوں میں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ جہاں کراچی کی پذیرائی کی بات آتی ہے تو وہاں لوگوں کے دل بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں اور زبانیں سخت۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے دانش قاضی کو۔ پاکستان زندہ باد۔